हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एडुकेटर चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मजदूर संघ आंदोलन, मतलब मजदूरों द्वारा किया गया आंदोलन और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका आधार क्या था। दोस्तों, इससे पहले हमारे एक आंदोलन में पहले से टॉपिक आ चुका है। दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो, वो वीडियो अवेलेबल है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मजदूर संघ आंदोलन। मजदूर आंदोलन की उत्पत्ति और उसका सामाजिक आर्थिक आधार। 1850 के बाद भारत में सूती कपड़े के कारखाने और जूट की मिलें कायम की गई। साथ ही खानों से कोयला निकालने की भी शुरुआत हुई। इस प्रकार भारत में एक नई मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। जैसे जैसे उद्योग बढ़ा वैसे वैसे इस वर्ग की संख्या भी बढ़ी। शुरू में मजदूर विनिर्म और असंगठित थे। इसमें से ज़्यादातर गांव से आए थे, क्योंकि कृषि की अवनति और हस्तशिल्प के विनाश ने उन्हें दरिद्र बना दिया था। जब स्थिति उनके अनुकूल नहीं होती थी तो वह मिल या कारखानों को छोड़कर पूर्ण गांव चले जाते थे या किसी और जगह नौकरी कर लेते थे। इसलिए 19वीं सदी के अंत तक, ये सदी है दोस्तों, 19वीं सदी के अंत तक हम हड़तालों की कई विशेष चर्चा नहीं सुनते हैं। बम्बई या मद्रास में जो हड़तालें हुई वह सभी आकस्मिक थी। उनके पीछे कोई खास संगठन या योजना नज़र नहीं आती। मतलब ये इसमें बताया गया है कि 19वीं सदी तो थी, उस टाइम कुछ ज़्यादा हड़तालें हमें देखने को इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि मतलब जो मज़दूर वर्ग था वो खुद अपने खेतों पर निर्भर ज़्यादा रहता था, खेती करता था। और अगर जब उस खेती में इनकम नहीं होती थी, नहीं कमाई होती थी, तो वह शहरों की ओर चले आते थे, वहाँ उद्योगों में लग जाते थे, मतलब उनका सोर्स बंधा हुआ था। लेकिन बाद में जब ये कर वर बढ़ने लग गया, कर ज़्यादा खेतों पे लगाया गया, तो मज़दूर अपने खेत बेच दिए, जिससे वो खुद ही कर्मचारी या नौकर बन के रह गए। तो दोस्तों फिर वो खुद ही उद्योग धंधों में उन्हें लगना पड़ा, जिसके कारण उन्हें कई प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा, जो कि वो टॉपिक किसान आंदोलन के अंदर आता है, जो मैंने अपनी वीडियो पहले में बता दिया है। सितंबर 1884 में NM लोखियांडी ने बम्बई में कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों को एक सभा बुलाई और उसके बाद श्रमिकों की ओर से एक मांग पत्र तैयार किया, जिस पर लगभग 5000 श्रमिकों ने हस्ताक्षर किए। लोखंडी में अपने आप को मुंबई मिल मजदूर एसोसिएशन का अध्यक्ष कहा था। मतलब जो ये थे ना, NM लोखियांडी, इन्होंने मुंबई में ना लोखियांडी ने अपने आप को मुंबई मिल में, मतलब मुंबई मिल जो होगी यहाँ पर सूती कपड़े का जहाँ काम होता है, मुंबई मिल मजदूर एसोसिएशन का अध्यक्ष कहा था। मतलब वो मजदूरों के वो है अध्यक्ष, जो उन्होंने एक टीम बनाई थी। आमतौर से इस संगठन को भारत में पहला मजदूर संगठन कहा जाता है, परंतु जैसे कि रजनी पाम दत्ता ने कहा है, ये मतलब वो है सिद्धांतकार रजनी पाम दत्ता ने लिखा है, मुंबई मिल मजदूर एसोसिएशन किसी भी अर्थ में मजदूर संगठन नहीं था। इसके ना तो कोई सदस्य थे, ना कोई नियम था, और ना इससे कोई कोर्स था। कोर्स मतलब ये होता है कि यार कुछ वो होता है ना, एक लक्ष्य। रजनी पाम दत्ता ने कहा था, मतलब ये रजनी पाम दत्ता ने ये सब बातें कही हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मजदूर आंदोलन का विकास। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 तक, 1914 से 1918 के बाद श्रमिक के आंदोलन काफ़ी तेज़ी से बढ़े और देसाई के अनुसार इसके लिए बहुत से कुछ उदाहरण उत्तरदायी थे, जैसे युद्ध के बाद के आर्थिक संकट, जिसके कारण मजदूरों के कष्ट बढ़े। 1918 से 1919 के दौरान कई बड़ी हड़तालें हुई। 1921 में लगभग 4000 हड़तालें हुई, जिसमें लाखों श्रमिकों ने भाग लिया। कानपुर, कोलकाता, मद्रास, मुंबई और अहमदाबाद में हड़तालों का ढेर लग गया। यह हड़ताल केवल आर्थिक कष्ट की वजह से नहीं, बल्कि 1920 के असहयोग आंदोलन की सिलसिले में भी हुई। यह पता चलता है कि श्रमिकों ने देश की राजनीति में सक्रिय योगदान देना शुरू कर दिया था। अब बड़े बड़े नगरों में मजदूर यूनियन कायम की गई। 1919 में अहमदाबाद के सूती मिलों में ताना बुनने वालों ने अपनी एक यूनियन बना ली। अब धीरे धीरे अन्य कई यूनियन बनने लगी थी।
कई ऐसे नेता भी थे जो मजदूर आंदोलन के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो दोस्तों मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब इसमें ना प्रथम विश्व युद्ध के बाद यार बहुत मतलब गरीबी भी हो गई थी एक तरह से कहा जाए तो, और मतलब कई संकट आ गए थे, और आपदा के संकट जो होते हैं ये भी बहुत बहुत ही मतलब मेन है। मतलब इससे जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई ऐसे संकट आ गए थे आर्थिक, जिससे मजदूरों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और उन्होंने फिर आंदोलन छेड़ दिया, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके कई यूनियनें बनने लग गई, मजदूरों के संगठन बनने शुरू हो गए, और दोस्तों कई हड़तालें भी करी गई। लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, इसके कारण मजदूरों को ज़्यादा बढ़ावा मिला हड़तालें करने का। तो दोस्तों अगर कभी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि मतलब जो हड़तालें या आंदोलन श्रमिकों द्वारा चलाए गए थे कब किस टाइम शुरू हो गए थे, तो आप कह सकते हो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिक आंदोलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों मैंने 3 पॉइंट इसलिए सबसे ऊपर लिखे हुए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि इसमें डेट और जो है स्थापना जो संगठन है इनके नाम बहुत ज़्यादा हैं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। श्रमिक संघ अधिनियम, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, मतलब ये 3 चीज़ें, तीनों के बारे में इस टॉपिक के अंदर बताया गया है जो कि मैं बताऊँगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ये हमारा हेडिंग है। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई ताकि वह देश भर में फैली हुई विभिन्न संस्थाओं में तालमेल कायम कर सके। ट्रेड यूनियन कांग्रेस देश के सभी मजदूरों के हित का प्रतिनिधित्व करती थी। इस संगठन को एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय, बी.वी. गिरी और सी.आर. दास जैसे राष्ट्र नेताओं का मार्गदर्शन मिला। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस हर साल अपने सम्मेलन करती थी। मतलब जो ये स्थापना हुई थी जो है अखिल भारतीय, ये ना हर साल अपने वो करती थी सम्मेलन, और अपने प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भेजती थी। इसके प्रयास से 1926 में श्रमिक संघ अधिनियम यानी TUA, मैंने ऊपर लिखा था, पास हुआ, जो श्रमिक संघ आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व रखता है। अधिनियम द्वारा पंजीकृत मजदूर संघों को कानूनी मान्यता मिल गई, जिसके कारण उन सदस्यों की स्थिति आम जनता और कारखानों की नज़र में ऊंची हो गई। मतलब मजदूरों की थोड़ी स्थिति इससे ऊंची हो गई थी जब इनका अधिनियम पास कर दिया गया था, TUA श्रमिक संघ अधिनियम। 1927 के बाद TUC श्रमिक संघ अधिनियम पर कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार हो गया, और वह इसका प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए करने लगे। इससे आपस में फूट पड़ गई, और 1929 में एन.एम. जोशी के नेतृत्व में एक अन्य संगठन यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, मैंने 3rd पॉइंट पे लिखा था, आपने ऊपर देखा होगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। नेताओं के आपसी झगड़े के कारण श्रमिकों में विश्वास टूट गया, जिससे आंदोलन अधिक फला फूला नहीं। लेकिन 1938 मन दोबारा एकता कायम हुई। 1980 में दोबारा एकता कायम हुई, ये थोड़ा टच हो गया, मन दोबारा में दोबारा एकता कायम हुई, और दोनों श्रमिक संघ के मिलने से एक मजदूर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना दोबारा हुई। मतलब जो ये ना बिछड़ गई थी, जब यार इनमें आपस में लड़ाई हो गई थी ना इन पार्टियों में, तो आंदोलन ज़्यादा बढ़ा नहीं और ये ऐसी टूट गई। फिर दोबारा से जो मैंने सबसे ऊपर लिखा था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की दोबारा से स्थापना हुई, और ये जब स्थापना हुई ना तो ये दोनों की दोनों पार्टियां आपस में मिल गई, और इन दोनों ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1938 में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अब हो जाने पर औद्योगिक अशांति बढ़ गई। सरकार ने भारतीय सुरक्षा नियमों के अंतर्गत हड़ताल और तालाबंदियों पर पाबंदी लगा दी, परंतु युद्ध काल में महंगाई बढ़ने से श्रमिकों को बेचैनी बढ़ गई। इससे मजदूर आंदोलन को बढ़ावा मिला। इन दिनों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी सरकार की स्थापना करना था। उनके प्रमुख मांगे इस प्रकार थी: उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए रचनात्मक कदम उठाए जाए, श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार दिया जाए। मतलब यार उनका ये कहना था कि सरकार का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। सरकार ना जो जरूरतमंद सेवाएं हैं यार उनको राष्ट्रीयकरण करे, मतलब उनको बांटे, फ्री में बांटे जनता को। यार ये नहीं मतलब जनता अपने पैसों से खुद खरीदे, क्योंकि यार उस टाइम इतनी गरीबी थी कि जनता अपने पैसे कुछ खरीद भी नहीं पाती थी, और सरकार पैसा खूब रहता था, क्योंकि आपको तो पता ही है किनका शासन था।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्रमिक आंदोलन, इसके बाद क्या हुआ? भारत की राजनीतिक परिस्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब बदलने लगी, क्योंकि अब जनता की अपनी सरकार थी और सरकार ने जनता के बात को माना। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने श्रमिकों की मांग मान ली और उनकी सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाए। मजदूरी के समय निर्धारित कर दिया गया। अधिक मजदूरी करवाने पर कठोर दंड का प्रावधान कर दिया गया। श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए जो मांगे श्रमिक संघ द्वारा की गई वह निम्नलिखित हैं। देखते हैं दोस्तों। श्रमिकों के हित में कानून बनाना, श्रम विरोधी कानून को वापस लेना, मजदूर बोनस, महंगाई भत्ता आदि विषय पर आयोग गठित करना। चौथा पॉइंट है श्रमिकों के शोषण को रोकना आदि। आज देश में 6500 से अधिक श्रम संघ काम कर रहे हैं जो सीधे केंद्रीय महासंघ से जुड़े हुए हैं, मतलब सीधे अपनी सरकार से जुड़े हुए हैं। उनको डिटेल पहुंचाते रहते हैं कैसा काम चल रहा है श्रमिकों का। केंद्रीय महासंघ में मुख्यतः इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, हिंद मजदूर सभा आदि हैं। मतलब ये कुछ केंद्रीय महासंघ में मुख्यतः जो सभाएं हैं बहुत सी, वो सब जुड़ रखी हैं मजदूरों की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं।